नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विसेज पीएमआई एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है शशि रंजन। आज के इस वीडियो में हम पिछला जो वीडियो पार्ट 1 था उसका पार्ट 2 कवर करेंगे, यानी कि जो मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कल के वीडियो में बताया था और आपको बोला था वीडियो के अंत में कि अगले वीडियो में मैं इस टॉपिक से संबंधित मेंस के क्वेश्चन और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को कवर करूंगा। मेंस के जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस है, संभावित प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं वो, प्लस पीटी से जुड़े जितने भी फैक्ट्स हैं उनमें से ज्यादातर मैं कवर करूंगा। ठीक है, आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इससे रिलेटेड कुछ बुक्स पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़िए, क्योंकि मेरे जो फैक्ट्स हैं ज्यादातर बीएल ग्रोवर वाली किताब से है शामिल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को थोड़ी देर पॉज करिए, कॉपी कलम लेके आइए, नोट करिए और फिर इस वीडियो को सुनिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन से जुड़े जो संभावित प्रश्न हैं वो पहला ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन का एकमात्र उद्देश्य व्यापार करना था, टिप्पणी करिए। जस्ट इमेजिन किसी टेस्ट पेपर में या किसी यूपीएससी किसी एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन का एकमात्र उद्देश्य व्यापार करना था, टिप्पणी कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे। अगला जो संभावित प्रश्न है वो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कभी युद्ध करना ही नहीं चाहती थी, आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तीसरा सवाल जो बन रहा है वो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करने में आंतरिक योगदान देना था। भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करने में आंतरिक योगदान देना था, टिप्पणी कीजिए। चौथा, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार नहीं अपितु ब्रिटिश राज की सत्ता स्थापित करने हेतु भेजा गया था, आलोचनात्मक टिप्पणी करिए। दोस्तों, ये सारे सवाल कुछ ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी कंपनी थी, कि उसका उद्देश्य व्यापार करना था, सत्ता पे कब्जा करना नहीं था। आइए इसके कुछ मॉडल आंसर पे चर्चा करते हैं और इसमें आप चारों प्रश्न के सवाल कमोबेश थोड़ा बहुत बदल के आप जो बेसिक बुक एनसीईआरटी पढ़े होंगे वो, या फिर बीएल गौरव का किताब पढ़ेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसके मॉडल आंसर पे चर्चा करते हैं। 31 दिसंबर 1600 को व्यवसायिक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ईआईसी की। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है कब? 31 दिसंबर 1600 को। उस वक्त यूरोप में व्यवसायीकरण अपने चरम पे था। व्यवसायीकरण का मतलब यह है कि कंपनी औद्योगिक, कोई भी देश औद्योगिकरण से पहले वाली स्थिति में होती है जिसमें वस्तुओं के डिमांड सप्लाई में काफी उछाल आता है। तो यूरोप में कई ऐसी वस्तुएं थी जो वहां पे नहीं हुआ करती थी, उनको वहां सप्लाई करने के लिए बाहर से आयात करना पड़ता था। तो एक पसंदीदा देश था भारत। कई सारी यूरोपीय कंपनियां, उनकी नजर थी भारत पे। ठीक है, याद करिए कि पुर्तगाली पहले ही आके ये काम कर रहे थे। तो भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसका प्राथमिक उद्देश्य वस्त्र, सूती जो मसाले हैं वो, नील, इन सब का आयात करना था। तो एक कहें तो व्यवसायीकरण जो हुआ उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना को प्रेरित किया और धकेला भारत की ओर कि आप जाइए और वहां पे व्यापार करिए। साथ में आगे बढ़ते बढ़ते यूरोप में 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति का ग्राउंड तैयार हो जाता है। तो ये एक कारण है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, उसका व्यापार करना एक उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ साथ इसी में आता है यूरोप की प्रकृति, राजनीतिक प्रकृति, और साथ में ब्रिटेन भी। आपको याद होगा, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी के चार्टर पे हस्ताक्षर किया था कि आप 15 साल तक व्यापार करिए जाके। कंपनी और भी थी यूरोप में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ और भी ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप की थी, बट किसी और कंपनी को, या फिर कहें कि मल्टीपल कई सारी कंपनियों को क्यों नहीं अधिकार मिला, एक ही कंपनी को क्यों मिला? तो आप देखिए, आपको याद होगा कि एकता में बल है। अगर आप संगठित रहेंगे तो कहीं पे भी आसानी से विजय पाएंगे। यदि आप असंगठित रहेंगे तो भारत में जो तुर्की आक्रमण हुआ उस समय, मुगलों का आक्रमण हुआ उस समय, या फिर जब अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमाया उस समय, तो असंगठित होने का क्या परिणाम होता है? परिणाम सिर्फ होता है सिर्फ गुलामी। तो एक कारण ये था कि यूरोप की राजनीतिक प्रकृति, यानी कि कहें सम्राट टॉप पे था ब्रिटेन में और उसके कई सारे ऑफिसर्स थे, तो उन लोगों ने अपना एक दूरदर्शी सोच अपनाया। दूरदर्शी सोच ये होता है, जब कोई सम्राट या कोई सत्ता पे जो काबिज होता है वो अगर
पूरी तरह से एक तरह से कहें कि पूरी तरह से संगठित होता है तो उसका काम होता है दूरदर्शी सोचना, लॉन्ग टर्म योजनाएं बनाई जाती हैं। उन्हीं योजना में से एक था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करना, भारत में उसको व्यापार करने के लिए भेजना। वो ऑलरेडी अमेरिका में ये सारा फायदा उठा रहे थे, ठीक है। तो व्यापार करने के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करना भी इसका एक उद्देश्य था कि वो जाए और राजनीतिक मोर्चे पे भी काम करे, ठीक है। अब आते हैं एक जो मुद्दा, दीर्घकालिक योजना। मैंने बता दिया कि कंपनी की दीर्घकालिक योजना भी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ जब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी आए भारत में व्यापार करने, तो उनके साथ साथ दोस्तों एक बड़ा टोली चलता था सैनिकों का, और कंपनी का नेतृत्व शुरू से लास्ट तक सैन्य कमांडर किए थे। सैन्य कमांडर क्या होते हैं? बेसिकली जो कंपनी के जो कुछ कमांडर थे जो शुरू में आए, जैसे कि कैप्टन विलियम हॉकिंस, रॉबर्ट क्लाइव या आगे लॉर्ड वेलेस्ली, इस टाइप के लोग जो थे वो हाईली ट्रेंड मिलिट्री ऑफिसर्स थे। हाईली ट्रेंड मिलिट्री, वो वहां के मिलिट्री में शामिल नहीं थे, लेकिन उनको मिलिट्री जैसा पूरा प्रशिक्षण दिया गया था। उनके साथ जो सैनिकों का बेड़ा चलता था वो सैनिक भी हाईली ट्रेंड हुआ करते थे। तो आप जब व्यापार करने आए हैं तो आपके साथ एक छोटी छोटी सी टुकड़ी होनी चाहिए जो आपका सुरक्षा करे, लेकिन आप हाईली ट्रेंड मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ क्यों आ रहे हैं? तो आप सोचिए, जो हाईली ट्रेंड मिलिट्री ऑफिसर्स आएगा तो उसका क्या उद्देश्य होगा, ठीक है। अब जब वो आए भारत में तो उन्होंने कई जगहों पे व्यापारिक फरमान जारी करवाए या फिर फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति लिए। जहां नहीं मिला उन्होंने युद्ध भी किया, युद्ध वो आपस में भी किए, युद्ध वो हमारे यहाँ के लोग छोटे छोटे राजाओं से भी किए। और युद्ध के बाद उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि युद्ध में जो खर्चा हुआ है उसका भरपाई करिए आप, यानी कि जो उसने युद्ध में जो हारा है वो भरपाई करेगा, हर्जाना देगा। और दूसरा, अगर हो सके तो जमींदारी भी लेना। जमींदारी क्यों भाई? आप व्यापार करने हैं, जमींदारी क्यों चाहिए आपको? यानी कि उनका नजर यहाँ के राजस्व पे भी था। तो इस तरह से, और जब युद्ध जीत जाते थे तो कई बार वो अप्रत्यक्ष कब्जा कर लेते थे सत्ता में। अप्रत्यक्ष कब्जा का मतलब यह है कि वो अपने ऐसे लोगों को बिठा देते थे सत्ता में कि वो व्यक्ति उनका पूरा काम करे, सत्ता पे कंट्रोल रखे, उनका जो ट्रेड है वो निर्बाध तरीके से चलता रहे। तो और अंत में बक्सर के बाद ये हुआ कि उनको लगा कि अब ये सब काम जो हम जिसका पूरा षड्यंत्र शुरू से रचते आ रहे हैं 1600 से 31 दिसंबर 1600 से, उसका अब परिणाम आ गया है। तो 1764 में जब बक्सर की लड़ाई होती है तो उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, सीधे कंपनी का शासन किया जाए। शुरू में कंपनी का शासन था और उसके बाद ब्रिटेन के राजा का, या कहें कि ब्रिटेन की रानी का साधारण भाषा में ब्रिटिश राज शुरू हो गया। तो 31 दिसंबर 1600 को चलता हुआ जो इनका पूरा एक तरह से कहें रणनीतिक जो कदम था वो आके उसका पूर्ति हुआ कहाँ पे? 1764 में बक्सर की लड़ाई में। तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन उसके कई सारे हिडन एजेंडा भी थे। तो जब आप इन सारे सवालों के जवाब दीजिएगा तो इन सारे पॉइंट्स को अपने उत्तर में शामिल करिएगा। आप चाहें तो कुछ मैप भी बनाएं, कुछ कालक्रम भी आप बॉक्स या टेबल फॉर्म में बनाएं, ताकि एग्जामिनर को समझने में आसानी हो और आप अधिक से अधिक अंक मेंस वाले उत्तर में ला सकें। चलिए, ये तो रहा मेंस का। अब आते हैं प्रीलिम्स वाले पॉइंट पे, जो पीटी से जुड़े फैक्ट्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से लेके, जो मैंने उस वीडियो में नहीं कवर किया था उस पे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बार बार कहता भी हूं कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोज का नियमित अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, आप जुड़े रहेंगे तो मुझे बहुत बल मिलेगा। आप जितनी अधिक संख्या में हमसे जुड़ेंगे उतनी ही अधिक ताकत से, उतनी ही अधिक तैयारी से मैं आपके सामने यूपीएससी के सारे सिलेबस को, साथ में करंट अफेयर्स को कवर करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पीटी वाले फैक्ट्स पे। आप कलम कॉपी लिए हुए हैं तो नोट करते जाइए, क्योंकि ये सारा फैक्ट मैं नोट करा रहा हूं। 1599 में जॉन मिल्डन हॉल नामक एक व्यक्ति, यानी कि ब्रिटिश यात्री, थल मार्ग से भारत आया। वो स्थल मार्ग से नहीं आया था, जॉन मिल्डन हॉल। दूसरा पॉइंट, 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स जो थे, उस नाम से ब्रिटेन में प्रसिद्ध अंग्रेजी व्यापारियों ने संगठित होकर पूर्व में, यानी कि ईस्ट एशिया में, या कहें तो साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापार करने हेतु एक कंपनी का गठन किया, जिसको औपचारिक स्वीकृति मिली 31 दिसंबर 1600। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। अमूमन
से लेके 1708 तक जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका औपचारिक नाम था द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। पीटी में आपसे पूछ देगा कि ये क्या था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का औपचारिक नाम था। ईस्ट इंडिया कंपनी तो हम संक्षेप में कह देते हैं। इसके बाद 1708 से लेकर 1873 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम, अब जो है ये वाला नाम बदल दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम हो गया यूनाइटेड कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। यानी कि ये दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी ही थे, नाम चेंज हो गया। और 1874 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया, क्योंकि 1858 में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत हो गई थी 1857 की क्रांति के बाद। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। चलिए अगला फैक्ट नोट करिए। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल का परमिट मिला था। जेम्स बर्थम ने 1608 में 15 साल को हटा के अनिश्चित काल तक कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखिएगा, औपचारिक गठन और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो 1599 में ही कंपनी का गठन हो गया था, लेकिन औपचारिक स्वीकृति ये हुआ। तो अगर कोई पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो आप ये लिखिएगा। लेकिन अगर पूछे कि अनौपचारिक गठन कब हो गया था, तो 1599। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब बढ़ते हैं आगे वाले फैक्ट्स पे। मुगल सम्राट, मैंने उस वाले में भी वीडियो में कवर किया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को अपने दरबार में बुलाया जब वो आया था मिलने जहांगीर के दरबार में, तो 400 का मनसब दिया था। ये जो थे विलियम हॉकिंस भाई साहब, ये तुर्की और फारसी के काफी बड़े विद्वान थे, इससे ये प्रभावित हुआ था। उसके बाद जहांगीर ने हॉकिंस से जब वो प्रभावित हुआ, तो साथ साथ जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां, नोट करिएगा, इंग्लिश खां, इसको हिंदी में फिरंगी खां भी कहते हैं। तो जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि से नवाजा था। हॉकिंस जिस जहाज से भारत आया था, उस जहाज का नाम था हेक्टर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली अस्थायी फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई थी। ये मैं पिछले भी बता चुका हूं, फिर भी चूंकि पीटी की जरूरत पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अस्थायी फैक्ट्री जो पहली थी वो उसका जो निर्माण हुआ वो था 1613 में सूरत में। ठीक है, अगले फैक्ट पे आते हैं। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेजों ने एक सुनहरा फरमान प्राप्त किया, जिसमें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों से व्यापार करने की उन्हें सुविधा मिली। इसके लिए अंग्रेजों को केवल 500 पैगोडा विजयनगर के विजय आगे पढ़ेंगे आप, तो विजयनगर के शासन में भी आधिकारिक मुद्रा थी पैगोडा। ठीक है, तो 500 पैगोडा वार्षिक कर चुकाना था इनको। उसके बाद अब आते हैं अगले घटनाक्रम पे। 1639 में फ्रांसिस डे नामक एक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया, पट्टे मतलब लीज पे लिया मद्रास, और वहां पे उसने और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये एक किला था, उसका इन्होंने स्थापना किया। 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहां पे हुई? मद्रास में। पीटी के लिए बहुत बार पूछा भी है यूपीएससी, अगर आप यूआईक्यू देखे होंगे तो, या स्टेट विशेष में तो अक्सर ये पूछा ही रहता है। 1641 में अगला फैक्ट, 1641 में कोरोमंडल तट पर स्थित फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर बन गया था। ये जो फोर्ट सेंट जॉर्ज था, ये 1641 में 39 में बनाया और 41 में जाके ये ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर बन गया। तो कोरोमंडल तट कहाँ है? ये पूर्वी वाला हिस्सा है भारत का, देखेंगे तो इधर वाला, और इधर वाला मालाबार तट कहते हैं, जो केरल के आसपास वाला इलाका है। ठीक है, अब इसमें एक और फैक्ट है अगला, वो ये है कि 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रैगेंजा का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार से होता है। उसमें एक सौदा हुआ, विवाह पे छोड़िए, कैथरीन ब्रैगेंजा का जब शादी हुआ तो उसमें एक सौदा हुआ कि दहेज में क्या देंगे। हम लोग आज कहते हैं दहेज प्रथा, उस टाइम पे भी अंग्रेजों ने दहेज प्रथा, उनके यहाँ भी चलता था, यूरोप में भी चलता था। फर्क यही कि उन्होंने आज क्या कई सालों पहले इसकी समाप्ति कर ली, और हमारे यहाँ आज भी ये कुप्रथा जारी है। खैर, तो 1661 में पुर्तगालियों ने दहेज के तौर पर बॉम्बे उनके कब्जे में था, अंग्रेजों को सौंप दिया।
अंग्रेजों को यानी कि ब्रिटिश जो सम्राट थे उनको सौंप दिया। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि बॉम्बे जो है एक द्वीपीय द्वीप था और द्वीपीय इलाका था, कई सारे द्वीप भी उसमें शामिल थे। वहां पे इन लोगों ने जो चार्ल्स द्वितीय शासक था वहां पे, चार्ल्स द्वितीय, तो उसको ना बॉम्बे को संभालना नहीं आया। बॉम्बे के द्वीप पे काफी खर्चा होता आता था, तो उसको काफी एक्सपेंसिव लगा, तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया बॉम्बे की, आप इसको संभालिए, कुछ पैसे वगैरह का एग्रीमेंट हुआ था। अगला फैक्ट, 1699 से 1669 से 1677 गेराल्ड ओंगियार, ये एक अंग्रेज था, इसको ब्रिटेन बॉम्बे का गवर्नर बनाया गया था। इसी ने बॉम्बे में किलेबंदी की, डॉकयार्ड यानी गोदी बनाया, बॉम्बे नगर बसाया, बॉम्बे नगर बसाया, याद रखिएगा, गेराल्ड ओंगियार। एक वहां पे कोर्ट और पुलिस की भी व्यवस्था करी, कोर्ट की स्थापना के साथ पुलिस की भी व्यवस्था की। चांदी और तांबे के सिक्के ढालने हेतु टकसाल बनवाया। बॉम्बे इसी प्रकार, इसीलिए कहा जाता है कि बॉम्बे का वास्तविक संस्थापक था गेराल्ड ओंगियार। अगला फैक्ट, 1651 में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल के हुगली में एक फैक्ट्री स्थापित हुई। याद रखिएगा दोस्त, हुगली में जो फैक्ट्री स्थापित हुई थी वो हुई 1651 में। तो फैक्ट्रियों की स्थापना का क्रम आप ध्यान रखिएगा, मसूलीपट्टनम, सूरत, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, बॉम्बे या फिर कहें हुगली, इन सब का क्रम आएगा, आप अपने नोट्स में इसको ध्यान रखिएगा। इसके अगला फैक्ट है, बंगाल के मुगल सूबेदार शाह शुजा द्वारा दिए गए एक विशेष फरमान से 1651 में ही, इसी 1651 में ही अंग्रेजों को 3000 रुपया वार्षिक कर देने पर बंगाल में व्यापार करने का अधिकार मिला, विशेषाधिकार मिला। इसके बाद बारी आती है औरंगजेब की। औरंगजेब की नजर इन पे थी, लेकिन औरंगजेब जो शासक, मुगल शासक थे, वो बेसिकली भूमि पे, यानी भारत के जो अंदरूनी हिस्से थे उन पे अपना कब्जा जमाए हुए थे, अधिकांश हिस्सों पे। समुद्रों में उनका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं था। लेकिन अंग्रेज जब हुगली में परेशान करने लगे, बंगाल में परेशान कर लेने लगे, तो 1686 में अंग्रेजों और औरंगजेब के बीच एक भिड़ंत हुई। ये कहाँ पे हुई? हुगली में। औरंगजेब ने हुगली को छीन लिया इनसे, लेकिन थोड़ी समय बाद औरंगजेब फिर मान गया, उसके भी आते हैं। फरवरी 1690 में जॉब चार्नोक के नेतृत्व में कंपनी और मुगलों के बीच एक समझौता हुआ है, जिसमें जॉब चार्नोक को बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट बनाया गया। इसके बाद 1686 में औरंगजेब और मुगलों के बीच लड़ाई हुई थी हुगली को लेके, और 1690 में औरंगजेब जब मान गया तो उसने एक फरमान जारी कर 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया। 1690 में ही कलकत्ता की नींव पड़ी, आगे उसकी किलेबंदी की गई। ध्यान रखिएगा, इस फैक्ट को किसने शुरू किया? तो उधर औरंगजेब ने। 1698-99 में आगे चलकर बंगाल के सूबेदार अजीमुस्तान ने गोविंदपुर, सूतानाती और कालीघाट या कालीकता कहें, इन तीनों क्षेत्रों की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी। यह जमींदारी इब्राहिम खान से मिली थी, और दिया कौन था? सूबेदार अजीमुस्तान। इब्राहिम खान वहां का लोकल जमींदार था, उसको हटा दिया गया। जॉब चार्नोक ने गोविंदपुर, सूतानाती और कालीघाट को मिलाकर ही, इन तीनों जगहों को मिलाकर ही जॉब चार्नोक ने जो वर्तमान का कलकत्ता है उसका नींव डाला, कलकत्ता का, ठीक है। तो इसकी नींव किसने डाली? जॉब चार्नोक ने, ठीक है। अब आते हैं, एक अगला फैक्ट है 1700 में, और कलकत्ता में ही आगे चल के फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम बेसिकली कलकत्ता वाले इलाके का ही एक हिस्सा था, ठीक है। आगे चलकर इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट नामक एक कंपनी ने विलियम नॉरिस को मुगल सम्राट के यानी औरंगजेब के दरबार में भेजा था। किसको? तो विलियम नॉरिस को। तो कहे अगर फैक्ट आ जाए कि विलियम नॉरिस किसके दरबार में गया था? तो औरंगजेब के दरबार में गया था। अब आते हैं मेन घटनाक्रम पे, 1717 पे। 1617 में फर्रुखसियर के दरबार में कुछ अंग्रेज पहुंचते हैं। फर्रुखसियर बीमार चल रहा था। जॉन सुरमन नामक एक व्यक्ति के नेतृत्व में कुछ दूत मंडल यानी ब्रिटिश जिसमें शामिल थे, वो पहुंचे फर्रुखसियर के दरबार में।
फर्रुखसियर बीमार चल रहा था, उसके दूत मंडल में दो मेन व्यक्ति थे। एक का नाम था विलियम हैमिल्टन, ये बहुत बड़ा सर्जन था और इसने फर्रुखसियर का इलाज किया। दूसरा जो व्यक्ति था उसका नाम था एडवर्ड स्टीफेंसन। एक और व्यक्ति था ख्वाजा सेहदे नाम से। ख्वाजा सेहदे आर्मेनियाई दूरभाषिया था। तो जॉन सुरमन ने फर्रुखसियर का जब इलाज किया तो फर्रुखसियर काफी खुश हुआ और उसने एक फरमान जारी किया। फरमान में क्या था, बंगाल, हैदराबाद और गुजरात के सूबेदारों के नाम, 3 अलग अलग फरमान थे, साथ में एक अलग और फरमान था। जो मेन फरमान था वो ये था कि बंगाल में 3000 रुपया वार्षिक कर देने पर कंपनी को उसके पूरे व्यापार में सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया। इस फरमान से ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना लाभ हुआ कि वो आगे सत्ता के लिए लोलुप होती गई। कलकत्ता के साथ ही इस फर्रुखसियर ने कलकत्ता के आसपास 38 गांव खरीदने का अधिकार दिया। 38 गांव, याद रखिएगा पूरी जगह कितना, तो 38 गांव। और बॉम्बे में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की अनुमति दी गई। इन सारे चीजों को साथ में दस्तक को मैं प्लासी वाले युद्ध में कवर करूंगा। दस्तक को भी जारी करने का अनुमति। दस्तक एक तरह का प्रमाण पत्र था। ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार मिला था, कंपनी अपने व्यवसाय के लिए कहीं जाए बंगाल में तो वो सामान खरीदेगा तो उसको वहां पे कोई ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा, यानी कि सामान अब सस्ते दामों पे खरीदने के लिए कंपनी दस्तक जारी करने लगी थी। इसका अधिकार किसने दिया? फर्रुखसियर ने। ध्यान करिएगा इस चीज को। साथ में एक और था इसका फरमान में कि सूरत में 1000 रुपया वार्षिक कर देने पे वहां पे भी व्यापार में छूट दे दी गई थी। अब आते हैं फर्रुखसियर के कुछ और चीजों पे। फर्रुखसियर जो है उसका शासन था 1713 से 1719। 7 साल तक मुगल बादशाह रहा और वो सैयद बंधुओं से भी और मराठों से भी उलझा रहा और अंत में सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर का गला घोंटकर मार डाला। इसने जो फरमान जारी किया और 7 साल तक शासन किया, क्या मिला उसको? उसके फरमान ने अंग्रेजों के मंसूबे इतने बढ़ा दिए थे, इतना हौसला बढ़ा दिया था कि आगे प्लासी और बक्सर तो होना ही होना था। चर्चा करेंगे आगे। फर्रुखसियर के फरमान को आर्म नामक एक व्यक्ति ने, आर्म महोदय ने, कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है। कंपनी का मैग्ना कार्टा यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा क्या था? तो 1617 में फर्रुखसियर द्वारा जारी किया गया फरमान ही कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा था। ठीक है दोस्तों, ये है इनसे सारे जुड़े फैक्ट्स। अब कुछ और दूसरे फैक्ट्स पे आते हैं, वो ध्यान करिएगा। कंपनी का जब आगमन हुआ, जो भी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन हुआ, उसका एक क्रम है। सबसे पहले पुर्तगीज आए यानी पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डेन यानी डेनमार्क वाले आए, फिर फ्रांसीसी आए, फ्रेंच। ये एक क्रम है। और पुर्तगीज का एक ऐसा सिस्टम है कि ये सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए। 1961 में आजादी मिलने के बाद भी यहाँ कुछ जगहों पर डटे रहे थे, गोवा, दमन और दीव। सरकार ने एक ऑपरेशन विजय चलाया था। ऑपरेशन विजय के बाद इनकी हार हुई और एक तरह से जबरन इनको बाहर धकेला गया। तो ये था ये फैक्ट। एक लास्ट फैक्ट और जान लीजिए। 1612 में आपको याद होगा पिछले वीडियो में सवाली का युद्ध हुआ था। सवाली एक ऐसा जगह है जिसको आज भी इंडियन नेवी का बर्थ प्लेस कहा जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो ये यहाँ पे समाप्त होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको लाइक करें और जुड़े रहिए हमसे। अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा प्लास्टिक लड़ाई से संबंधित घटनाक्रमों का। उसमें भी यही अप्रोच रहेगा, पहले घटनाक्रम, फिर मेंस, फिर प्रीलिम्स का फैक्ट। धन्यवाद, नमस्कार।